press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, हम आपकी पूरक पाठ पुस्तक भारत की खोज के बारे में जान रहे थे, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हिंदी में इसका अनुवाद किया है और ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी रूपांतर है। देखिए, यहाँ पर पंडित नेहरू जी भारत के उस समय की चर्चा पूरी के पूरा हमें वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि भारत अंग्रेज़ों के अधीन कैसा था, फिर किन किन को एकत्रित करके हम उन्हें भगाने का कार्य कर सकते हैं करके। नेहरू जी जब 9वीं बार जेल यात्रा में थे तो उस समय उन्होंने वहाँ पर खुदाली का काम छोड़कर कलम थान ली। फिर जो कुछ भी उन्होंने भ्रमण किया सारे के सारे देश का, वो जहाँ जहाँ गए, किस किस हाल में किन किन व्यक्तियों से मुलाकात हुई, कौन उन्हें उचित रूप में मिले और किन किन स्थानों का वो भ्रमण कराएं, ये सारी की सारी जानकारी जो है हमें दे रहे हैं। हमने देखा, हम अभी सिंधु घाटी सभ्यता का पाठ तीसरा अध्याय में है। यानी हम प्राचीनतम अभिलेख, वहाँ पर के धर्म ग्रंथ और पुराण देखे, वेदास, इसकी पहला वेद कौन सा था इसके बारे में जाना, फिर भारतीय संस्कृति की निरंतरता कैसे बढ़ी, वो आज हम देखेंगे। तो चलिए लाइन बाय लाइन एक एक वाक्य का, एक एक पूरे का पूरा वाक्य का मैं विस्तार से पाठ पढ़ती जाऊंगी और आपको समझाती जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भारतीय संस्कृति की निरंतरता। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में भारतीय संस्कृति की पर निरंतरता। इन्हीं आर्यों का आना, वो कहाँ से आए, वे कौन लोग थे, ये सब जानकारी हमें पंडित नेहरू द्वारा प्राप्त हो रही है। तो अभी देखते हैं, हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी क्या है, बनी हुई है, और वो है हमारे देश की संस्कृति। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इन्हें भारतीय संस्कृति की अब निरंतरता, एक कंटिन्यूटी किस किस हाल में है, कैसी है, ये बता रहे हैं हमें। यानी कि पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि इसी समय मूल आदर्श आकार यानी कि मूल आदर्शों का आकार अभी क्या है, यहाँ पर ग्रहण होने लग रहा है, जिसके अंतर्गत साहित्य और दर्शन यानी लिटरेचर, आर्ट्स, ये सब कुछ क्या है, जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों के विशिष्ट दृष्टि के अनुकूल क्या है, चलते रहे। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है। यानी यहीं से कुछ ऐसे भी धारणाएं सामने आती हैं जो कि कुछ विशिष्टतावाद यानी कि कुछ स्पेसिफिक इविल्स जो कहते हैं वो, फिर ये छुआछूत, अनटचेबिलिटी, ये सब कुछ ऐसी प्रवृत्ति भी उसी समय से आरंभ हुई थी, जो बाद में बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाती है। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की, यानी कि वही प्रवृत्ति जो है किसी कारण वो बनाई गई थी, पर उसी को कायम किया गया और चलते चलते वो प्रवृत्ति जो है अभी आज के आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है, यानी कैस्ट सिस्टम जो है वो अभी भी उपस्थित है, मौजूद है। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई थी, यानी कि ये कैस्ट सिस्टम जो है, ये छुआछूत जो भी है, एक खास परिस्थिति के लिए उस समय वो बनाई ज़रूर गई थी, पर इसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना। किसी उद्देश्य के कारण वो बनाई गई थी उस समय, यानी कि उस समय की वो समाज यानी सोशल ऑर्डर उस समय के जो भी थे उसको स्ट्रांग बनाने के लिए वो जाति व्यवस्था बनाई गई थी और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना, यानी कि समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति प्रदान करना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। किंतु बाद में ये उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए क्या है,
कारागृह बन गई है। आज वही पद्धति क्या हो गई है, आज बंदी रूप में पाई जाती है किसी किसी भी समाज व्यवस्था और मानव मन के अंतर्गत। फिर भी ये व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक पहुंचा। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत क्या है, अलग थलग नहीं रहा। इनके इतने लंबा दौर, इतने सारे वर्ष जो भी लगे हो, वो उन सब चीज़ों से हटकर नहीं रहा भारत देश। ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशियाई, इन्हें चीना और मध्य एशिया तथा अन्य लोगों से क्या है, इसका संपर्क बनाए रखा, बराबर बना रहा। 3-4 हज़ार वर्षों का ये सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला क्या है, अद्भुत है। यानी कि आज भी क्या है, संस्कृति का विकास जो है आज भी देखने योग्य है। तो अब चलते हैं उपनिषद। वेदा हो गया, उपनिषद जानते हैं, जैसे कि आप बखूबी जाते हैं उपनिषद क्या है। उपनिषदों का समय कब का है, ईसा पूर्व 800 के आसपास माना जाता है। 800 ईसा पूर्व ने BC, ईसा पूर्व इसके आसपास, इसके अराउंड माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं और यह एक लंबा कदम है इस उपनिषद का। यानी कि ये उपनिषद में जो है भारत और आर्यों के चिंतन का, भारत में आकर जो आर्यंस बस गए उनके चिंतन में एक और कदम हमें आगे ले जाने का, ये प्रगति पथ पर जाने का एक लंबा कदम है उपनिषद। BC के ईसा पूर्व के अराउंड इसका समय है। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना, उपनिषद में क्या है, जांच पड़ताल करना, खोज करना, रिसर्च करना, उसकी चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। यानी कि लोगों में क्या उत्साह है, सच्चाई की खोज करना। जब उपनिषद पढ़ा जाता है तो सच्चाई क्या है, रियलिटी, उसकी ट्रूथ क्या है, उसका फैक्ट हमें दिखाई पड़ता है। ये सही है कि सत्य की ये खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से कहीं से नहीं की गई, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व क्या है, इसमें मौजूद है। साइंटिफिकली भी हम देखें तो इसमें ऐसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं उपनिषद में। वे किसी किस्म के हटवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते, किसी भी तरह के गलत चीज़ों को उसमें आने नहीं देते। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है। यानी उपनिषदों से हमें क्या पता चलता है, सिर्फ और सिर्फ आत्मा का बोध, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। यानी कि व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा से मिलन का संबंध के सिलसिले में ही यहाँ पर हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इन दोनों को मूलतः एक ही कहा गया है, आत्मा को और परमात्मा को। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया। यानी कि बाह्य वस्तु जगत, ये आत्मा और परमात्मा का संबंध से हटकर जो भी ये वस्तुनिष्ठ चीज़ें हैं जो हैं, उनको भी हम मिथ्या नहीं कह सकते, पर उसे सापेक्ष रूप से सत्य कहा गया है। आंतरिक सत्य का एक पहलू के अर्थ में, फिर सिर्फ आंतरिक सत्य के पहलू के रूप में उसको भी हम क्या है, सापेक्ष रूप से सत्य कह सकते हैं इस वस्तु जगत को। उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है। यानी कि उपनिषदों का सामान्यतः झुकाव जो है वो अद्वैतवाद, यानी कि आत्मा और परमात्मा की एकता का सिद्धांत, उसकी ओर है। और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद जो हो रहे थे, उन्हें किसी तरह अब कम किया जाए। यानी जो मनुष्य उस समय निरक्षर थे, अज्ञानी थे, तो इन उपनिषदों के द्वारा क्या है, वो अब जो भयंकर उस समय का मतभेद होता जा रहा था, अब वो थोड़ा बहुत कम होता दिख रहा है। यह समंजन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया है। यानी जादू टोने में विश्वास नहीं किया जाना और बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को भी क्या है, व्यर्थ बताया गया है।
यानी सिर्फ और सिर्फ आत्मा और परमात्मा के संबंध, उसके बीच जो भी चीज़ें आती हैं उन सबको क्या है, व्यर्थ बताई गई हैं। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना, यानी कि सच्चाई पर बल देना ही क्या है इन उपनिषदों की प्रमुख विशेषता। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना क्या है, की गई है। चारों ओर रोशनी ही रोशनी फैलाना, उसी के ज्ञान की कामना की गई है। अस्त से मुझे सत्य की ओर ले चल, यानी असत से मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलना, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना और मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चलना। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है जो निरंतर किसी खोज में किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है। ऐतरेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में क्या है, एक स्रोत है। हर श्लोक का अंत का टेक से होता है चरैवेति चरैवेति, हे यात्री इसलिए तुम चलते रहो चलते रहो, चरावेति यानी चलते रहो। अब देखते हैं व्यक्तिवाद दर्शन के लाभ और हानियां क्या हैं। व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां। व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ, प्रॉफिट्स एंड लॉस, और हानियां, इसके क्या गेन्स हैं और क्या लॉस है। व्यक्तिवादी दर्शन यानी इंडिविजुअलिस्टिक फिलॉसफी जो कहते हैं। उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए ज़रूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, यानी जो भी काम हमें इफेक्टिवली करना है। यहाँ पर पंडित नेहरू जी ये बताना चाह रहे हैं कि आदमी को इस उपनिषदों के बराबर किस बात पर जोर दिया जा रहा है, जो भी कोई भी काम इफेक्टिव हो उसको, यानी कि कारगर रूप से प्रगति यदि हमें करना है तो सबसे पहले क्या है ज़रूरी, शरीर स्वस्थ हो, फिर मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहें। ए साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का होना क्या है, बहुत ही अनिवार्य है, ज़रूरी है। और ये दोनों तन और मन जो हैं दोनों अनुशासन में रहें, फुली डिसिप्लिन्ड में रहें। ज्ञान अर्जन या और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम यानी कि नियंत्रण, कंट्रोल, आत्मपीड़न यानी जो भी कष्ट हम हमारे जीवन में आते हैं उसको पाकर भी हमें ऐसे रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और आत्मत्याग यानी कि सेल्फ त्याग, आत्मा का त्याग करना, ये सारी की सारी वस्तुनिष्ठों की इन्हें ये जो भी लग्जरी हमारी लाइफ जरूरत है इन सब का क्या है, हम इन सब को संयम में रखना है। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। ये सारे के सारे विचार जो है हमारी भारतीय चिंतन में सहज हैं। गांधी जी के नेतृत्व में जिन जन आंदोलन ने भारत को हिला दिया था, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम कर रही है उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में उनके पीछे जो भी चले, जो भी लोग आंदोलनों में रहे, वो भारत को कैसे हिला दिया। उनके पीछे जो मनोवृत्ति ने, उनके पीछे जो लोगों का एटीट्यूड जो था, उनकी जो मनोवृत्ति थी, वो सब क्या है, काम करती रही। उसकी सही समझ के लिए इन विचारों को समझना, जो भी है संयम, आत्मपीड़न, आत्मत्याग, इन सब चीज़ों को जानना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति क्या है, चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर रहे थे। यानी कि आर्यंस जो थे, जो कि हमारे भारत में आकर जज्ब हो गए हैं, उन्हीं के विचारों में, उन्हीं की संस्कृति के साथ वो चलते रहे, जो कि वो अपने से भिन्न औरों के विश्वासों के, मतलब अपने से ज़्यादा वो दूसरों पर विश्वास करके उनको हमेशा से क्या है, अनेक होने वाले झगड़ों से वो बचाते रहे और इस तरह से समाज को खंड खंड होने से रोकते रहे। उन्होंने एक तरह का क्या है, संतुलन बनाए रखा। एक तरह के उन्होंने
संतुलन क्या है, बैलेंस कर बनाए रखे वो लोग। एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी, यानी कि इतने बड़े देश भारत में रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की ज़िंदगी बसर करने की काफ़ी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया है। यानी कि जो लोग बसे हुए थे उनको अपने तरीके से, अपने इरादों से रहने के लिए आर्यंस जो थे उनको काफ़ी छूट दे रखे थे। इस तरह से समझदारी का वो लोग परिचय दे पाए करके हमें पंडित नेहरू बता रहे हैं। उनकी ये उपलब्धियां जो हैं, उनकी ये जो अचीवमेंट्स हैं आर्यंस की, ये बहुत ही क्या है, अनोखी थी। लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने मनुष्य को सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। यानी कि व्यक्तिवाद क्या है, व्यक्ति का महत्व, यानी कि व्यक्ति को महत्व देने का यहाँ पर प्रक्रिया, कि व्यक्तिवाद का परिणाम। लेकिन उनके इसी वो जो छूट देते गए लोगों में, तो उसका वो हम इसे क्या कह सकते हैं, लाभ और हानियां में उन्होंने क्या इसका उपयोग किया, व्यक्तिवाद में। व्यक्तिवाद यानी व्यक्ति का महत्व देने की प्रक्रिया को कहते हैं। व्यक्ति को महत्व, इम्पोर्टेंस देना, मनुष्य को देने की प्रक्रिया जो रची गई, उससे क्या हुआ, सामाजिक पक्ष पर समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर उन्होंने क्या है, कम ध्यान देने लगे। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका अपना अपना जीवन क्या है, उसके दायरे में वो डिवाइड किए गए थे, बांट दिए गए थे उनको सारे के सारे उनके काम, और उसी में वो बंधे हुए थे। उसके मन में एक समग्र समाज की ना कोई कल्पना थी, ना उसके प्रति कोई दायित्व बोध था। सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां जो हैं वो दी गई थी, बल्कि ना ही कोई उनकी अपने समाज के प्रति कोई कल्पना वो कर सकते थे, ना ही उन्हें पूरा करने का वो दायित्व रख पाते थे। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वो समाज के साथ एकात्मकता महसूस करे। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ, यानी कि जो उस समय का प्रयास वो करते रहे समाज के लिए, उसका वो विचार जो है, उसका विकास, उनके विचारों का विकास अब के आधुनिक काल में देखा जा सकता है। किसी प्राचीन समाज में ये नहीं मिलता, लेकिन ये पुराने समाज में ये सारी बातें नहीं मिल पाती एकात्मकता की। इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना क्या है, गैर मुनासिब होगा। इन्हें एक्सपेक्ट करना कि उस समय हुआ होगा, ये सारी बातें करके उस समय कहीं हम कल्पना भी नहीं कर सकते। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा। यानी कि व्यक्तिवाद, व्यक्ति के महत्व देने की वाली बात का सिद्धांत, फिर अलगाववाद यानी अलग रहने की प्रक्रिया का सिद्धांत, ये ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, छोटा बड़ा, ये छुआछूत, ये सब कुछ क्या है, जातिवाद पर भारत की कहीं अधिक बल दिया जाता रहा। मतलब ये जातिवाद यानी कैस्टिज्म पर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया जाने लगा। बाद में हमारी जनता के दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया। लोग उसी दायरे को क्या है, उसी दायरे में बंधे चले गए। हमारे पूरे इतिहास में ये बहुत बड़ी कमज़ोरी रही, ये एक सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। बाद में ये जो अलगाववाद की भावना जो रचने लगी, ये कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में सख्ती के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता, यानी कि हमारी दास्तान, यानी हमारी क्या है, इंटेलेक्चुअल इंस्लेवमेंट जो कहते हैं, वो बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति जो है वो धुंधलाती चली गई। तो अब हमें नेहरू जी बता रहे हैं कि भौतिकवाद का क्या सिलसिला, यानी मेटीरियलिज्म जो कहते हैं। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान देश में कौन से देश आते हैं, ग्रीक, यूरोप कई महाद्वीप में बसा एक देश है यूनान। भारत में और दूसरे भाग में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को ने खो दिया है। ये शायद इसलिए हुआ
कि उन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया था। यानी कि भौतिकवाद में क्या आता है, हम अक्सर इस यूनान में और भारत में या दूसरे भागों में विश्व के प्राचीन साहित्य, विश्व का हमारे पूरे विश्व की प्राचीन साहित्य लिटरेचर जो है वो हमने बहुत बड़े हिस्से में हमने उसको खो दिया है, वो कहीं खो गई है। यदि वो मिलती है भी है तो किस लिए खो गई वो इसलिए कि उन समय ग्रंथों का आरंभ में तो क्या है, ताड़पत्र, उस पर जो भी स्क्रिप्ट लिखी जाती थी ताड़पत्र या भोजपत्रों पर लिखा जाता था। ताड़पत्र यानी पाम लीफ, ताड़पत्र यानी पाम लीफ, यानी उस समय का इतिहास प्राचीन काल में इन पत्रों पर लिखा जाता था या भोजपत्र पर। इस कारण वो उस समय का इतिहास, उस समय का साहित्य, प्राचीन साहित्य जो है वो बहुत बड़े हिस्से में इसी कारण खो गई है। वो बैंक्वेट जो कहते हैं वो किस लिए खो गए हैं, इसलिए कि उन ग्रंथों को आरंभ में, जब अभी ग्रंथ नहीं बने थे, ग्रंथ बनने से पहले ये इतिहास जो है, लिटरेचर जो है, साहित्य जो है, ये भोजपत्र या ताड़पत्रों पर लिखा गया था। इस कारण हम बहुत बड़ा उसका हिस्सा खो चुके हैं। कागज पर लिखने का चलन तो बाद में हुआ, उससे पहले तो ये पत्रों पर ही लिखा जाता था। बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली है। ऐसी बहुत सारी पुस्तकें जो है हमारे अपने देश भारत में ही नहीं है, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं। यदि मिले भी हैं तो वो कौन सी भाषा में, चीना की और तिब्बती भाषा में ही प्राप्त हो रहे हैं। जो पुस्तकें खो गई हैं उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है। देखिए अब हम जो ये जानते हैं ना, ये तो इतना जानने के बावजूद भी बहुत कम ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी पुस्तकें तो खो गई हैं। उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरे का पूरा साहित्य था, जिनकी रचना आरंभिक उपनिषदों में ठीक बाद हुई थी। तो जिनकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद उसमें पाई जाती है, लेकिन उतना सारे का सारा नहीं, जितना भी ये अनुवाद से हम जानते गए वो लिखते गए। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है, सिर्फ आलोचनात्मक दृष्टि से ही मिल सकता है, या फिर भौतिकवादी सिद्धांत के खंडन के विशद प्रयास में। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव पड़ा रहा हो। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में यानी 4th सेंचुरी में रचित कौटिल्य, आप तो जानते होंगे कौटिल्य का लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, कौटिल्यास अर्थशास्त्र। कौटिल्य का प्रसिद्ध रचना उसकी अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में क्या है, किया गया है। इनके कौटिल्य जो है उसी समय का है। कौटिल्यास अर्थशास्त्र आपने अपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा। अर्थशास्त्र उसके बारे में डिटेल में जाने होंगे कि कौटिल्य का लिखा अर्थशास्त्र क्या है, उसकी ये सबसे बड़ी रचना है, उसकी एक प्रसिद्ध रचना है अर्थशास्त्र। तो इसका उल्लेख हमें क्या है, भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत ने फिलोसॉफिकल थियोरीज में उसका रूप पाया गया है। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में क्या है विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। यानी कि जो लोग, बहुत से साहित्य को जो पुरोहित थे, जो पुराना पंथी का स्वरूप लिखने वाले थे, जो उनमें वो विश्वास रखते थे, भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को इन्होंने क्या है नष्ट कर दिया है। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान यानी कि ब्रह्मा साइंस के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का क्या है इन्होंने विरोध किया है, अपोज किया है। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए ये घोषणा की कि विश्वास
को स्वतंत्र होना चाहिए। सबसे मुख्य चीज़ है विश्वास यानी कॉन्फिडेंस, इसको क्या है स्वतंत्र विश्वास जो है ये स्वतंत्र होना चाहिए। और पहले से मान ली गई बातों, पहले से जो भी बातें मान ली गई थी ये अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अतीत के जो भी हमें प्रूफ्स मिले हैं उसी पर सिर्फ निर्भर नहीं होना चाहिए करके इन लोगों का मानना है। उन्होंने हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की है। ये लोग जो है इनमें विश्वास नहीं करते, किसमें जादू टोने में, जो ब्लैक मैजिक कहते हैं उसको, यह अंधविश्वास की घोर इन्होंने क्या है निंदा की है, अपोज किया है पुरोहितों ने और पुराने पंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे। अतीत की जो भी चीज़ें थी उनको क्या है वो बेड़ियाँ जैसी लगती थी और उनसे वो मुक्त होना चाहते थे क्योंकि वो स्वतंत्रता चाहते थे। उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते, जो हमें सीधे तरीके से जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती उसे समझना बेकार है करके। साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी वे क्या करते हैं निंदा करते हैं उनकी भी, जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई नहीं देते ऐसे देवताओं की भी वो पूजा नहीं करते थे। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ यानी प्रेजेंट जो है वही सच्चाई है, बाकी का सब कुछ क्या है मिथ्य है और इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा ना कोई संसार है, ना स्वर्ग, ना नरक और ना ही शरीर से अलग कोई आत्मा। इन विचारधाराओं से ये लोग अलग हैं। मन एवं बुद्धि और बाकी सब चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम तो मनुष्य के द्वारा बनी गई क्या है एक रूढ़िवादी मात्र है करके इन लोगों की विचारधारा है। उसके बाद में आते हैं महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। इनके बारे में हम जानेंगे अगली कक्षा में। आपको जो चीज़ें अभी आज उपनिषदों के बारे में समझाई गई, जैसे पंडित नेहरू द्वारा रचा हुआ इस पाठ में हमने सुना, उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।